आसीन आदरणीय गोविंदाचार्य जी, दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जल पुरुष, फयाज साहब को अभी हमने सुना, डॉक्टर फयाज को, और प्रोफेसर सीमा जी को अभी हम लोग सुन रहे थे, और इस सभागार में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग मित्र साथी सबका मैं अभिवादन करना चाहता हूं इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। देखिए, मैं तो पिछला जो सत्र हुआ सद्भाव संसद, उसमें भी कई वक्ताओं को सुन रहा था और सुनने और सीखने की, अपने समझ को समृद्ध करने की कोशिश कर रहा था। और मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अपने परम मित्र और जिनके अथक परिश्रम से यह भव्य कार्यक्रम सफल हो पाया है, रविशंकर तिवारी जी, उनकी टीम, संतोष भाई दुबे जी, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो इतना एक लॉजिकल फ्लो बनाया है, जैसे कि इसी सत्र की बात है, शायद इस पर कई लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, समाज संसद, इसके 3 हिस्सों में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट। डॉक्टर फयाज आपसे पर्यावरण पे बात कर रहे थे, सीमा जी आपसे शिक्षा पे बात कर रही थी और रोजगार पे बात करने को मुझे कहा गया है। तो इस बेहतरीन लॉजिक के साथ इस पूरे कार्यक्रम का फ्लो बनाने के लिए भी मैं दुबे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे पता है वो इस पे लगातार सोच रहे थे, लगे हुए थे। तो साथियों, हमारा पूरा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ वर्ष मना रहा है, और आज कई वक्ताओं ने ये कहा, और एक मायने में कार्यक्रम का एजेंडा भी है, कि 75 साल में हम क्या पाना चाहते थे, हम आज कहां हैं और हम आगे कहां जाना चाहते हैं, उसको लेकर मुख्य रूप से बातचीत हो। एक बात जो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, वो सिर्फ अंग्रेजों को भारत की जमीन से खदेड़ने भर की लड़ाई नहीं थी। जैसे कि जहां जहां देखिए अंग्रेजों को जीत मिली, उन सबको बैटल कहा गया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जहां जहां से उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत किया भारत में। और भारत को जब जीत मिली तो वो बैटल नहीं, वो आंदोलन कहलाया। आंदोलन इसलिए कहलाया क्योंकि उससे विचार निर्माण भी हुआ, उससे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था कि अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे थे और उनको हमने भगा दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने विकास की अवधारणा दी कि किस तरह के विकास का मॉडल भारत जैसे देश में बेहतर हो सकता है, इसकी बहस भी लगातार चलती रही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो पहले दिन से, जब से हम लोकतंत्र हुए, पहले दिन से हर किसी को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से आता हो, किसी भी तरह की विविधता से हो, सबको राजनीतिक समानता दी। कई देश जो आज लोकतंत्र के प्रवक्ता बनते हैं दुनिया भर में, आपको पता होगा कई देशों में आंदोलन हुए समाज के, आबादी के एक बड़े वर्ग को वोट का अधिकार दिलाने के लिए। भारत को इस पर गर्व करना चाहिए कि भारत वो देश है जहां पहले दिन से ये बहस कभी नहीं रही और उसके बाद कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि हम भारतीय तो हैं लेकिन हमको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हर किसी को राजनीतिक समानता मिली पहले दिन से। ये उस स्वतंत्रता आंदोलन की देन थी। लेकिन जब हम इसी की बात करते हैं तो सिर्फ वो जो संविधान जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो हमको सिर्फ राजनीतिक समानता देने भर की बात नहीं करता था। वो हमको आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी की भी बात करता था। और अब मैं इस विषय पर आ रहा हूं जिस पर मैं मुख्य रूप से अपनी बात रखूंगा, कि जब हम आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की बात करते हैं तो आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए कि उसके प्राइमरी टूल्स क्या हैं, कैसे यह संभव हो पाएगा। शिक्षा जरूर एक महत्वपूर्ण टूल है, और मुझे लगता है कि रोजगार का अवसर अपनी बड़ी आबादी को देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके जरिए हम आर्थिक समानता, सामाजिक समानता का जो सपना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। जब हम इसकी, और देखिए, ये अभी तो मैं
स्वतंत्रता आंदोलन और हमारी जो संविधान की जो मूल भावना थी वहां से लेकर बात आया हूं। लेकिन जब हम रोजगार पे आज के दौर में बात करते हैं, आज के समय में देश के सबसे ज्वलंत सवालों में से एक। क्यों है ये ज्वलंत सवाल? इसके भी दो कारण। एक तो ये, देखिए आप सुनते होंगे देश भर में कहीं भी कोई भी भाषणबाजी होती है, भारत युवाओं का देश है, भारत युवा देश है, ये सबसे ज्यादा सुनने को हमको मिलता है। और ये सच्चाई भी है। 65 से 70% आबादी है हमारे देश की जो अंडर 35 है। अब वो अर्थशास्त्री कहते हैं इसको कि हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, मतलब कि हमारे विकास में, हमारी प्रगति में योगदान देने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। बहुत ही सकारात्मक शब्द है ये। और इसको लेकर हमेशा ये कहा गया कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो भारत दुनिया में किसी भी देश को पछाड़ सकता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड होना और वर्किंग एज पॉपुलेशन होना। और पिछले कई वक्ताओं ने यह बात रखी कि अगर उस युवा आबादी को हम शिक्षा न दें, रोजगार न दें, कौशल न दें, मूल्य न दें, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बड़ी आसानी से डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। मुझे लगता है इस पर सहमति होगी आप सबकी। और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, देखिए कुछ तो आंकड़े हैं, मैं अक्सर आंकड़ों की बात भी करता हूं, लेकिन आंकड़े हमेशा पूरे पिक्चर को बताने के लिए सफिशिएंट नहीं है। रियल लाइफ स्टोरीज है हमारे देश में, बहुत कुछ दिख रहा है हमें, घर, परिवार, समाज, देश में हर जगह। आंकड़े हैं जो बताते हैं कि बेरोजगारी ने हमारे देश में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये 2018 का सरकारी आंकड़ा था। आंकड़ा ये बताता है कि भारत, जिसको युवा देश कहते हैं और जिसके डेमोग्राफिक डिविडेंड पे हमें नाज है, उस देश में एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार खुदकुशी करने लगे। ये तो सबसे बड़ी बहस होनी चाहिए हमारे देश में इस वक्त, कि जिस बात को लेकर हम गर्व कर रहे हो, उस जिस मूल को, जिस आधार को लेकर, और इस पर सोचे बिना हम आगे का समाधान नहीं सोच सकते। इस पर अगर हम इस रेत में सर डाल दें और स्विच अप्रोच अपना लें, तो फिर बाकी सारी बातें जो है वो शोशेबाजी है। ये कहना कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हम जोर से नारा लगा देंगे आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग एकजुट हो जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, ये सब लफाजी है। हमको सोचना पड़ेगा कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये जो हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, उनको हम क्या उस ढंग से रोजगार के अवसर दे पा रहे हैं, और उसको लेकर जिस स्तर पे बहस आपके हमारे बीच, जिस स्तर का संवाद होना चाहिए, वो हो पा रहा है कि नहीं। और अब जब संवाद की बात आती है तो मैं इस बात के साथ अपनी बात का समापन भी करूंगा कि देखिए, मुझे लगता है कि ये जो लोक संसद हुआ, जिसके लिए मैं आयोजकों को बधाई दे चुका हूं, फिर से बधाई देना चाहता हूं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इस वक्त हमारे देश में, जैसा मैंने स्वतंत्रता आंदोलन की बात की ना, और हमने कहा ना कि स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें सिर्फ अंग्रेजों को भारत की जमीन से खदेड़ने भर का काम नहीं किया, बहुत कुछ और दिया। एक और मूल्य हमें मिला स्वतंत्रता आंदोलन से, संवाद। जिनके साथ मतभेद हो उनके साथ भी सम्मानजनक संवाद। उसकी कहानियां हैं, उस पर बात होगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। गांधी जी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, बहुत मतभेद थे। गांधी जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, कई मतभेद थे, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन कभी भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बीच किसी भी वक्त उनसे, जिनसे प्रेरणा लेके देश में सब लोग समाज की बात, राजनीति की बात, अर्थव्यवस्था की बात, सारी बातें करते हैं, उनके बीच कभी संवाद नहीं टूटा, और सम्मानजनक संवाद नहीं टूटा। आज हमारे समाज में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और उसके बिना कोई भी, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उसका समाधान निकालना बहुत कठिन है, वो है कि संवाद की उस संस्कृति को, और वो संवाद की संस्कृति कोई हमको सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन मात्र से नहीं मिली, हमारा तो पुरातन संस्कृति रही है। देखिए, हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ से सत्ता तय कर लिए जाते थे, लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम उतने तार्किक समाज, उतने तार्किक परंपरा से आते हैं। वहां पे इस वक्त बहुत जरूरत है कि हम उस संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित करें। वो अगर नहीं होगा
तो उसके बाद जो सारी बातें बाकी जितनी भी हो रही हैं, हम सब अपने अपने बबल्स में जीते रहेंगे, अपनी अपनी दुनिया को सबसे सुंदर दुनिया मानते रहेंगे। हम सबको लगता रहेगा कि जो जिसको हम सही मान रहे हैं वही अंतिम सत्य है। ये संवाद अगर टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। और लोक संसद मेरे हिसाब से उस संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित, मैं कह रहा हूं पुनर्जीवित क्योंकि वो खो गया है, और अगर इस सच को हम एक्नॉलेज ना करें तो फिर ये धोखा देना होगा। मैं तो कम से कम खुद को धोखा दे रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि बहुत जबरदस्त कोई दिक्कत ही नहीं इस वक्त हमारे देश समाज में, उसमें ये लोक संसद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उस संवाद की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए। और मेरा निवेदन होगा तिवारी जी, संतोष भाई और जितने भी आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, उन सब से कि इसको सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम न रखकर इसके पीछे की जो मूल भावना है, जो उद्देश्य है, और दुबे जी भी अगर सुन रहे हो तो उन तक भी मेरी बात पहुंचे, इससे हम आगे इस परंपरा को कैसे आगे ले जाएं, यहाँ से हम कैसे कुछ पॉजिटिव टेक अवे ले जाएं, उसके बिना हम किसी भी तरह का समाधान नहीं निकाल सकते। तो जो रोजगार की बात थी दोस्तों, और जो इसको मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड से कनेक्ट करने की बात कह रहा था, इसके समाधान पे, स्पेसिफिक सॉल्यूशन पे अगर हम जाएंगे तो उसमें देखिए कि पूरे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे जाना पड़ेगा। वो बहुत व्यापक बहस है, उसको लेकर कई अलग अलग पॉइंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हमारे देश में तो 93-94% जो है असंगठित क्षेत्र में रोजगार है, 6-7% है जो संगठित क्षेत्र में है। आपने हाल में देखा 1.5-2 महीने पहले रेलवे की भर्ती निकली और कुछ हजार पदों के लिए करोड़ों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसकी लिस्ट अगर हम शेयर करने लग जाए तो घंटों इसी में लगे रह जाएंगे। ये किस बात का सिम्टम है? कुछ तो अनरेस्ट है, कुछ तो असंतोष है, कुछ ना कुछ तो है जो ठीक नहीं है। और अगर इसको ठीक करना है तो स्टेप 1 है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इस बात की स्वीकारोक्ति की समस्या है। अगर स्वीकारोक्ति ही नहीं होगी तो फिर जीते रहिए अलग दुनिया में, फिर उसके बाद फिर हम और आगे चलते जाएंगे। और हम अड़ोस पड़ोस में देशों को देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो मेरा बस इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से जो इस सभागार में उपस्थित हैं उनसे निवेदन है कि यहां से कम ये संवाद की संस्कृति जो है, जो सिर्फ समाज में ब्रेक नहीं हुआ है, परिवारों में ब्रेक हो गया है। परिवार के सदस्य जो है वो अनकंफर्टेबल टॉपिक पे बात करने से बचने लगे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। ये सबसे चिंताजनक है। जब आप अनकंफर्टेबल टॉपिक पे बात करने से बचने लग जाएंगे, ये निश्चिंत होकर अपनी बात नहीं कहेंगे कि भाई सामने वाला मुझे किस ढंग से जज करेगा, मुझे किसी खेमे में फिट कर देगा, मुझे किसी ब्रैकेट में डाल देगा। अगर मन में आपके हर वक्त यही रहेगा तो फिर तो भीड़ आपको गाइड करने लग जाएगी। फिर तो भीड़ को जो सुंदर लग रहा होगा आप वो करने लग जाएंगे। ये समाज तो हम कभी नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसा तो कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं सोचा, और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। और इसलिए हम लोग लगातार पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दों पे, रोजगार जैसे सवाल पे इसी तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से सकारात्मक संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सबसे निवेदन करेंगे कि ये जो कोशिश है इसको आप लोग सब भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।